हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हिस्ट्री सिविक्स में फुल मार्क्स कैसे लेके आया जाए, उसके लिए मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड एज पर आईसीएसई सिलेबस। तो इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले एंड रोल ऑफ प्रेस। तो बिना समय को गवाए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नेशनलिज्म। सर डायरेक्ट यहाँ से ना आ रहा है, फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो देखो लल्ला भैया का वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ क्या क्या रटना है वो ही नहीं बताएंगे, कैसे उसको याद रखना है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनलिज्म का मतलब बस सिंपल सा है, जैसे आप क्या हो, एक भारतीय हो। मैं कौन हूँ, मैं भी एक इंडियन हूँ। कोई असम में है, कोई गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कश्मीर में है, सब क्या से जुड़े हुए हैं, प्रदेश तिरंगा से जुड़े हुए हैं, इंडियन है ना। तो ये जो फीलिंग है ना उसी को बस नेशनलिज्म बोलते हैं। तो पहले तो ये नहीं था ना फीलिंग, है कि नहीं। जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो ये फीलिंग ऑफ वननेस आया कहाँ से, वही हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो एज पर द डेफिनेशन देख लो। इट रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस डेट इमर्जेस व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड, हैव द सेम लैंग्वेज, कल्चरल वैल्यूज एंड कंसिडर दम एज वन नेशन। ठीक है। तो यही है नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म, ये फीलिंग ऑफ वननेस आया कहाँ से। तो पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पैसा से रिलेटेड। तो ब्रिटिशर्स हम लोग का क्या कर रहे थे, पूरा पैसा यहाँ से उठा के कहाँ लेके जा रहे थे, इंग्लैंड। तो जिसके चलते जितना भी वर्ग थे, है ना, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे वेर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो पहले जानते हैं हाल किन का, पीजेंट्स बेचारों का, बिकॉज इंडिया वॉज एग्रीकल्चरल लैंड, खेती बाड़ी ज़्यादा होता था। उनका क्या हाल हुआ, गवर्नमेंट टुक अ लार्ज part of their produce in the form of land revenue। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो करते क्या थे, कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा पार्ट एज अ टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। ये हाल हो जाता था। एंड ड्यू टू विच, उसके चलते दिस एक्सऑर्बिटेंट टैक्सेस लेड पीजेंट्स इनटू द क्लचेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। अब पैसा तो देना है, टैक्स देना ही है। जमींदार आएंगे एक महीना बाद, चलो पैसा निकालो, है कि नहीं। क्यों पैसा निकालो, क्योंकि टैक्स देने में उससे पैसा लिए थे हम। तो उससे क्या हुआ, कर्जदार बन गए उनका। जो वो बोलेंगे, अब कर्जदार सबका हाल तो पता ही होगा क्या होता है किसी से पैसा ले लेने से। तो वही हाल हो गया किसका, पीजेंट्स का। बेचारा देख लो, ये हाल था पीजेंट्स का। और इधर तो लिट्टन सर है, इसमें बाद में आएंगे। ये हाल हो चुका था। सी द कंडीशन ऑफ द इंडियंस व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग ओवर इंडिया। ये हाल था। ये एक तो फेमाइन का है, जब इंडिया में फेमाइन ब्रोक आउट हो गया था और इंडियंस को कुछ खाने पीने का नहीं था, तो ये हाल था। देख रहे हो ना कितना मुश्किल है। और ब्रिटिशर्स बस मजा कर रहे थे। तो ये था पीजेंट्स का हाल। नेक्स्ट है आर्टिशंस एंड द क्राफ्टमैन्स। छोटा छोटा इंडिया में क्या था, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज था। कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते, घर में ही मूर्तिकार सब थे, मूर्ति वूर्ति बनाते थे, पोटरी उटरी बनाते थे, है कि नहीं। तो उनके साथ क्या हो गया, तो कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड पॉलिटिकल पावर टू डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। यहाँ IN होगा ना, इंडस्ट्री। तो अब इन्हीं का रूल चल रहा है।
दादागिरी चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपना फायदा के लिए इंडिया में जो इंडस्ट्री उसको तो ख़त्म करना चाहेंगे ना। तो इसलिए इनका जो छोटा मोटा इंडस्ट्री है अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे पूरा। तो अब इनका इंडस्ट्री ख़त्म है कि नहीं, मतलब कोई खरीदने वाला है नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि टैक्स ही इतना है कि वो कुछ बना ही नहीं रहे हैं। तो हुआ क्या, दे वर डिवॉइड ऑफ देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, काम धंधा कुछ अब है ही नहीं, कुछ करने के लिए अब उनके पास नहीं रहा। देख लो ब्रिटिशर्स, याद रखना ये सब। नेक्स्ट द वर्किंग क्लास, है ना, द वर्किंग क्लास, द वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास पहले तो इंडिया में नहीं थे, इंडिया वॉज एग्रीकल्चरल लैंड, राजा रानी ये सब थे। तो वर्किंग क्लास आया कहाँ से, देख लो यहीं से आया। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द ब्रिटिश, लेड टू द बर्थ ऑफ अ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया। ये जो नया नया इंडस्ट्रीज बन रहा था ना, उसके चलते एक नया सोशल क्लास आ गया इंडिया में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द वर्किंग क्लास। अब खेती बाड़ी रहता है ज़्यादा, कोई तो सब खेती बाड़ी में ही रहता है। तो वर्किंग क्लास उसमें कौन है, ज़्यादातर फार्मर्स ही रहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले, क्राफ्टमैन सब रहते हैं। वर्किंग क्लास थोड़ी रहता है जैसे आज के समय में भी है वर्किंग क्लास, है कि नहीं। तो ये किसके चलते आया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के चलते आया, है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, डेट इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स थे ना, दे मेड देयर पॉलिटिकल थिंकिंग फार मोर सिग्निफिकेंट देन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। भले वो नंबर में बहुत कम थे पर सोच में बहुत आगे थे, इसलिए तो इतना थोड़ा नंबर हो के भी इतना बड़ा देश में राज कर लिए। ठीक है, एक नया क्लास का जन्म हो गया इंडिया में, वर्किंग क्लास। किनके चलते, ब्रिटिशर्स के चलते। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट एजुकेटेड इंडियन। अब जो पढ़ लिख रहे हैं उस समय, उनके साथ हुआ क्या, अब न एग्रीकल्चर करना है क्योंकि टैक्स बहुत देना पड़ जाएगा, है कि नहीं। बाकी छोटा मोटा इंडस्ट्रीज भी ख़त्म ही हो गया है। अब क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाना है, किस लिए, कम से कम जिंदा रहें खाने के लिए, है कि नहीं। तो सब कोई को अब क्या चाहिए, द ओनली एम्प्लॉयमेंट लेफ्ट वाज गवर्नमेंट सर्विस। देख लो, अब सब कोई को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस समय भी वही था, है कि नहीं। चलो, आई होप इट इज क्लियर। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो पीजेंट्स, आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट, वर्किंग क्लास एंड द एजुकेटेड इंडियंस। बस इसमें अपना सोसाइटी के बारे में सोच लेना। पीजेंट्स हैं वो फार्मर है वहाँ पे, आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन्स है वहाँ पे, वर्किंग क्लास है वहाँ पे, और द एजुकेटेड इंडियंस। तो उसी में से पॉइंट बना के इसे लिख देना है। चलो आगे बढ़ें। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। तो ये सब जो ब्रिटिशर जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में, वो इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, नहीं हम लोग का दमन करने के लिए। तो वही है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आएगा, लॉर्ड लिट्टी का, लिट्टन। इसको चोखा के साथ खा लेंगे हम लोग, है ना। तो लॉर्ड लिट्टन को पहले देख लो, ये है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन यही है। क्या क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए देख लो। ये सब गोरा सब। तो देख लॉर्ड लिट्टन, व्हाट ही डिड, व्हाट पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस्ड। बहुत भयंकर भयंकर पॉलिसी है। पहला है, ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877। ग्रैंड दिल्ली दरबार, पूरा आज की पार्टी मेरी तरफ से बोला है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया आने वाली है, एकदम 56 भोग सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिशर सब के लिए और इंडियंस के लिए कुछ नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड दिल्ली दरबार, बट लैक्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट ऑन द इवेंट। लाखों रुपया उस समय का, बट नथिंग वाज डन फॉर द इंडियंस। इधर सूखा से ये हाल है, हम लोग का ये हाल है, खाने के लिए नहीं है। और वो सब आज की पार्टी मेरी तरफ से 56 भोग, पूरा हर चीज चल रहा है, ये हाल था, ठीक है।
नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट। दोनों एक ही ईयर में हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 1878 है कि नहीं, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट। तो जिनको नहीं पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस मतलब रिलेटेड टू न्यूज़ व्यूज से याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी प्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छाप नहीं सकता, वही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देख लो, है ना। नो प्रेस कैन पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वही है। इंडियन आर्म्स एक्ट, नो इंडियंस वेयर अलाउड टू कैरी आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस का कोई भी आर्म्स मतलब ये आर्म्स नहीं, बंदूक उंदूक, ठीक है, कोई कैरी नहीं कर सकता। ये हो गया सेकंड। अब तीसरा है डरुआ वाला पॉलिसी, इसका डरुआ, ये देखिए डरुआ कैसे है। सो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स। तो पहले था 21 साल तक हम लोग उसको अपियर कर सकते थे इंडियन, अभी डरुआ डर गया, compete करने नहीं सक रहा इंडियन सबसे, ठीक है। तो क्या किया, 21 से 19 कर दिया, ले और कम कर देते, अब करो, फिर भी हम लोग फेल कर दिए अंग्रेज सबको, है कि नहीं। तो समझ में आ गया ये तीनों। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना, ध्यान देना। ये इल्बर्ट बिल मेंशन तो नहीं है बट बाई चांस वाला है, पूछा भी जा सकता है, तो इसको याद रखना। इल्बर्ट बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1883। तो ये बिल में था क्या, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे वाइसरॉय लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन ही इंट्रोड्यूस दिस इल्बर्ट बिल। इसमें था क्या कि इंडियन जो जज हैं वो यूरोपियन को भी, मतलब जैसे कोर्ट में घुसे हुए हैं तो कोई यूरोपियन है, कोई ब्रिटिशर्स है, तो कोई इंडियन जज नहीं रहेगा वहाँ पे, यूरोपियन ही रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस इल्बर्ट बिल अब वहाँ इंडियंस को भी चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये था, ये बिल में लिखा हुआ था, पर ये पास हुआ ही नहीं। ब्रिटिशर्स में पूरा पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, इंडियंस वो यूरोपियंस को सजा सुनाएंगे, दे विल एक्ट एज अ जज बिफोर द ब्रिटिशर्स, इंग्लिशमैन, इट इज नॉट पॉसिबल, डॉग्स एंड इंडियंस दे आर इंफीरियर, वी आर सुपीरियर। बस यही हंगामा में ये बिल एबॉलिश कर दिया गया। सोचो हम लोग को क्या सोचता था ब्रिटिशर्स, ओके। सो सॉट टू एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन। तो जो है अपना मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कम चांस है बट ये याद रखना, 1883 बाय लॉर्ड रिपन। चलो नेक्स्ट, आई होप द फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए। अब है थर्ड फैक्टर्स विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो इंडियंस क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आ गए हैं इंडिया में, तो हम लोग तो पढ़ने लिखने वाला सब है, तुम लोग जैसे पढ़ रहे होगे नहीं तो हिस्ट्री सिविक्स में चीर दोगे। तो इंडियंस यहाँ जब पढ़ने लिखने लगे, उनको क्या के बारे पता चला, उनको पता चला रैशनल थिंकिंग, humanitarian and scientific approach, है ना, the impact of western education which led to a rational, humanitarian and scientific approach to life made educated Indians realize the need to reform their religion and society। अभी जब तुम पढ़ रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा ना, 1 घंटा से काम नहीं होगा, अब डेली 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, पढ़े तब ना समझ में आया। तो वेस्टर्न एजुकेशन जब वो इंट्रोड्यूस किए तब हम लोग को पता चला, अरे बाहर देश में ऐसा होता है, इंडिपेंडेंस होता है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ब्रिटिश तो स्लेव बना कर रखा है। तो हम लोग को क्या पता चला कि बहुत जरूरी है जो सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस है ना वो सबको बंद करना, जो रिलीजन में जो प्रैक्टिसेस है, जो कस्टम चला रहा है, वो सबको बंद करना जरूरी है, ठीक है। तो वही है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो इसमें से ये 4 समाज है, ये याद रख लेना, है ना, ऑर्गेनाइजेशन सब है जो काम किए इसको, सोसाइटी को और रिलीजन में जो जो इविल प्रैक्टिस है उसको बंद करने के लिए। तो ब्रह्मो समाज, इसका फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद। एंड सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले।
ठीक है, ये 4 याद रखना, प्लस सिलेबस में सिर्फ राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फुले हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, ये देख लो राजा राम मोहन रॉय, इनका पगड़ी देख के याद रखना है ना, पगड़ी से इनको याद रखना है। ये टर्बन जैसा जो है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये सब जो बना हुआ है ना, इससे याद रखना है, ये ऐसे गोल गोल जो, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा तो थोड़ा ध्यान देना ये सब क्वेश्चन पेपर। तो राजा राम मोहन रॉय, तो क्वेश्चन कैसे आता है कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए, तो इसलिए 4 पॉइंट बहुत है। तो राजा राम मोहन रॉय व्हाट ही डिड, पहले यही देख लिए हैं, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, कब 1828, डेट इज इंपॉर्टेंट 1828। और इसका काम क्या था, दिस समाज बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, मोनोथिज्म मीन्स डिवोजन टू वन गॉड, कि सिर्फ कितने भगवान हैं, एक ही भगवान है ना, अलग अलग भगवान इसलिए तो सब बटे हुए हैं ना, पर एक ही भगवान हो जाएंगे तो सब जुड़ जाएंगे, तो ब्रह्मो समाज। ओके, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय व्हाट हैपेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही एबॉलिश्ड सती सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सती सिस्टम, पता है ना, किन्हीं का अगर हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उनका जो फ्यूनरल फायर रहता था चिता का आग में, वो खुद को जला लेती थी पत्नी, उसी को सती प्रथा बोलते थे, है कि नहीं। तो ये प्रथा को बंद करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक, कब 1829, बस किनके प्रयास से ये हुआ, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन आया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखना है, हु एबॉलिश्ड सती सिस्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, by the effort of Raja Ram Mohan Roy. Okay, so don't confuse in this. Next is started campaign for abolition of sati और पर्दा सिस्टम, और ये तो एबॉलिश हो भी गया सती सिस्टम। नेक्स्ट इज कंडेम्ड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ कीपिंग मोर देन वन वाइफ, ये सिस्टम था पहले, 1-2 वाइफ, उससे ज़्यादा वाइफ रखता था तो वो इसके अगेंस्ट में थे। प्लस बहुत छोटा उम्र में शादी हो जाता था, 12 साल 13 साल, खुश हो रहा है, नहीं है अभी, है ना, अभी 21 ईयर्स। चाइल्ड मैरिज, तो ही डिस्करेज्ड चाइल्ड मैरिज, छोटा उम्र में क्या करेगा शादी वादी करके। नेक्स्ट इज ही एडवोकेटेड व्हाट, द राइट ऑफ विडोज टू रीमैरी, जो भी जिनके पति नहीं है, जो विधवा हो गए हैं, वो अब क्या करेंगे, उनके पास ये अधिकार है कि वो फिर से शादी करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिसेस जो था ना हम लोगों में बहुत चलती में था, एकदम बहुत कोई मानता था सती जो विधवा वो शादी नहीं कर पाएगा, चाइल्ड में बचपन में ही शादी करा देगा, ऐसा चलता था, तो उसके अगेंस्ट में थे। नेक्स्ट इज डेट इज वाई ही इज नोन एज व्हाट, ये सब याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, रेनेसेंस मतलब क्लास 9 में पढ़े होगे, रिबर्थ है कि नहीं, रिवाइवल या रिबर्थ, और प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन रेनेसेंस इंडियन नेशनलिज्म, है ना, इंडियन रेनेसेंस इंडियन नेशनलिज्म, IRIN, ठीक है। फिर है इनका एक लिटरेरी वर्क है, उसको भी तुफत उल मुआहिदीन, तुफत उल मुआहिदीन, उसको याद रखना है। प्लस उनका एक जर्नल है बंगाल वीकली, उसका नाम क्या है, संवाद कामुड़ी, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, संवाद कामुड़ी। ऑल्सो वन मोर, आत्मीय सभा वॉज स्टार्टेड बाय हिम इन 1815, ठीक है, जिसका नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का क्या काम था, स्ट्रगल अगेंस्ट वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड मीनिंगलेस रिचुअल, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय से, और सती सिस्टम वाला, और ये सब तो बाकी सब में भी लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन राइट ही वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, ये भी लिख सकते हो। जो भी इविल प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में लिख दोगे सही हो जाएगा, ठीक है। पर ये सब जो नाम सब है ये सब याद रखना है, ये सब क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है ज्योतिबा फुले, तो देख सकते हो ये हैं ज्योतिबा फुले जी, और ये यहाँ पे उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले जी, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले व्हाट ही डिड इन 1848, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय हिम इन पुणे। तो जो भी लड़कियों देख रही हैं ये वीडियो,
ज्योतिबा फूले के ही चलते आज गर्ल्स को क्या मिल रहा है, हर जगह मौका मिल रहा है एजुकेशन में मेनली, क्योंकि स्टार्ट करने वाले ही कौन है, ज्योतिबा फूले। तो पहला गर्ल्स स्कूल खोले, ये कहाँ पे, पुणे में खोले, ये याद रखना है। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ऑल्सो फॉर अनटचेबल्स, जिसको हम लोग अछूत मानते थे, उनके लिए भी ये स्कूल खोल दिए। ओके, इन 1854। प्लस प्राइवेट ऑर्फनेज, किसके लिए, विडोज के लिए। देख लो ऐसा ऐसा काम सब उस समय ये सब कर दिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ही वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। अब सत्यशोधक समाज क्या है, social justice for the weaker section of the society, or also you can write to work for the upliftment of the backward class, है ना, जो नीचे हैं, नीचे दबे हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करना, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यही काम किसका होगा, सत्यशोधक समाज का होगा। ठीक है, फिर है वर्क फॉर द एजुकेशन फॉर वुमेन, वो पहले ही देख लिए हैं। एंड वन बुक, फेमस बुक ऑफ ज्योतिबा फुले इज गुलामगिरी। बस इतना ही है। तो रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन से हमेशा इनको रिलेट करना है, ज्योतिबा फुले जी को करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है रोल ऑफ प्रेस। अब ये तुम्हारा 4th पॉइंट है कि नेशनलिज्म को ये कैसे स्प्रेड किया। तो उस समय तो ये टीवी नहीं था, है कि नहीं, चिट्ठी था, रेडियो था। तो वो क्या काम किया, तो प्रेस स्प्रेड द मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म। इंडियंस को समझ में आया, उनको पता चला कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देश प्यार क्या होता है। उनको लिबर्टी के बारे पता चला, फ्रीडम के बारे पता चला, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस। मतलब ये वर्ड भी हम लोग को पता नहीं था इंडियंस को कि इसका इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है। इतना हम लोग को गुलामी में रह के आदत हो चुका था। ठीक है, तो ये वर्ड सबके बारे में हम लोग को पता चला। नेक्स्ट इज प्रेस के जरिए हम लोग को क्या पता है, ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब कहीं पे बाहर कंट्री में अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, कैसे पता चला, प्रेस के जरिए। हम थोड़ी वहां पे है, वैसे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं इंडिया में, लूट रहे हैं, कैसे पता चला, प्रेस के चलते पता चला हम लोग को। ठीक है, प्लस मेड पॉसिबल द एक्सचेंज ऑफ व्यूज, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो 100 में से 100 कैसे लाना है, मेरे से जुड़े हो तो पता बता दे रहे हैं, है ना, कोई कहीं और से जुड़ा है, कोई कहीं और से जुड़ा है। ठीक है, तो व्यूज एक्सचेंज हो रहा है आपस में सब कोई का, क्लियर। तो उस समय भी प्रेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इंडियन टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट। तो इतना कुछ पता चल रहा, तो अब करना क्या है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसके चलते, प्रेस के चलते। देन इंडियंस बिकेम अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अब बाहर में भी क्या हो रहा है उसके बारे भी अब हम लोग को पता चल रहा है। सो रोल ऑफ प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार जहां जहां मारेंगे वो सबको थोड़ा ध्यान दे देना है। चलो क्लियर, 4 पॉइंट्स, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में है तुम्हारा ये पार्ट 2 है, उसका सेकंड पार्ट। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये और इंडियन एसोसिएशन ये सब है क्या, ये सब है प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले से भी थी, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, पहला नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना। तो उससे पहले कौन कौन थे, ये दोनों थे, याद रखना, इसलिए प्रीकर्सर आएगा क्वेश्चन में, प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उससे पहले कौन कौन थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसका फाउंडर कौन थे, दादा भाई नारोजी जी। ये है दादा भाई नारोजी। ओके, कब ये फाउंड किए थे, 1866, ये याद रखना है।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड इन विच ईयर 1866 बाय दादा भाई नौरोजी, जिनका दूसरा नाम क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन, तो देखो दोनों में सेम सेम है, बस ये ईस्ट को हटा देंगे, वही हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बस इंडियन एसोसिएशन। ये 1866 है, प्लस 10 कर देंगे, 1866 प्लस 10 1876 हो गया इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन में बहुत सारे थे मेंबर्स चलाने वाले, पर उनका हेड कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका मेन काम क्या था, जितना भी रिप्रेसिव एक्ट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस करते थे ना, उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट सबको लॉन्च करते थे। ठीक है, प्लस सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही फाउंडेड व्हाट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये याद रखना, आईएनसी। तो यहाँ पे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। तो ये कब फाउंड हुआ, 1883। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर। बाद में ये मिल गया किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1866 में। तो इतना जरूरत नहीं है, बस ये जरूरत है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो फाउंडेड बाय होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक इंडियन एसोसिएशन ऑल्सो was headed by सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आई होप यहां तक क्लियर, प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडिया में अब क्या चल रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी सब जो है, छोटा छोटा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सबको लगा कि अब क्या करना चाहिए, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जो हम लोग के लिए काम करे, सेफ्टी वाल्व का काम करे ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, दैट इज वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस INC केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर। ठीक है, दैट इज वाई द फाउंडर इज अ ब्रिटिशर। देख लो, A.O. ह्यूम। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम लिखो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, कब, 28 दिसंबर 1885। इसमें कंफ्यूजन है, छोड़ दो, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय हुम, A.O. ह्यूम। इन विच ईयर, 1885। ठीक है, उस समय कौन थे, वाइसरॉय डफर और डफरिन है। तो ये डफरिन सोच रहे थे क्या, हम लोग ऐसे सेफ्टी वाल्व इसको यूज करेंगे, ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो बना रहे हैं, पर इंडियंस है हम लोग, है कि नहीं। 1947 में क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस ले लिए हम लोग इससे, है कि नहीं। चलो, तो इसमें से इंपॉर्टेंट ये याद रखना, और इधर डफरिन को याद रख लेना। ये थे उस समय के वाइसरॉय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो ये बना तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी तो होगा ना, है कि नहीं। अब जैसे ये हम प्लेटफॉर्म में जो आए हैं लल्ला भैया चैनल, मेरा एम क्या है कि तुम लोग को आने वाला हिस्ट्री स्पीक्स में बेस्ट मार्क्स लेके आओ, मतलब 100 में से 100। बेस्ट मतलब वही होता है कि नहीं, उससे काम थोड़ी चलेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना, तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे सोचो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे सोचो। तो यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है X, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है Y, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है Z। तो पहला पॉइंट इसी से रिलेट करना, promote friendly relation between the nationalist political workers from different parts of the country। तो यहाँ भी X का एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, फिर Y भी एक वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर, Z भी एक पॉलिटिकल वर्कर है। तो तीनों को क्या करना, दोस्ती बना देना। अब इट्टी मिट्टीस हो जाते हैं, है ना, तीनों को दोस्त बनाना है। क्लियर, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन। नेक्स्ट इज डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। तो दोस्त बना के अब क्या करना है, एक साथ खड़ा रहना है, एक साथ। ठीक, डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, हम सब क्या हैं, एक है। देन इज, अब एक रह के फ्रेंड बन के होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉपुलर डिमांड को फॉर्मुलेट करेंगे, क्या क्या चाहिए हम लोग को, और किसके सामने पेश करेंगे, एंड प्रेजेंट देम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ में आया, दोस्ती बनाना है,
नेशनल यूनिटी क्रिएट करना है और डिमांड फॉर्मुलेट करके ब्रिटिशर्स के सामने रखना है, ले ये सब चाहिए हमको 2 दिन का अंदर अंदर, है कि नहीं। चलो लास्ट पॉइंट है, तो ये जो 2 दिन का चाहिए स्टाइल, तो कैसे, स्टाइल तो सीखना पड़ेगा ना, तो वही है, ट्रेन करना पड़ेगा, टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। ट्रेनिंग भी तो जरूरी है ना कि नहीं। तो यही है एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देख लो यहाँ भी एक हम तारा बना दिए, ये भी है इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन। तो एज पर योर आईसीएसई सिलेबस इसको याद रखना है कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन तो स्टार्ट कब हुआ 1885, तो हर साल सेशन होता है, तो दूसरा भी 1886। तो कब हुआ पहला सेशन 1885, दूसरा कब हुआ 1886। एकदम टुणुमुड़ू कंफ्यूजन नहीं, 85 86 85 86, ठीक है। तो ये जो 85 हुआ कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। अगर ये ध्यान में नहीं आ रहा है लिखते समय कोई बात नहीं है, मुंबई में हुआ, ठीक है। अगर पता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और बढ़िया, एग्जामिनर चेक करेंगे तो वाह ये तो पूरा उड़ा दिया है, पूरा हर चीज़ लिख दे रहा है कि नहीं। पर नहीं भी लिखोगे नो प्रॉब्लम, ओके। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, पर्टिकुलरली इफ इट इज नॉट आस्क्ड नो प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस ऑल्सो, मुंबई में लिख देना कहाँ हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे पहला सेशन का, WC उमेश चंद्र बैनर्जी जी, वो थे प्रेसिडेंट, ठीक। अब वो जो सेशन हुआ कितने लोग आए थे, 72 डेलीगेट्स बस। 1885 मुंबई, उमेश चंद्र बैनर्जी, 72 डेलीगेट्स, खत्म। जो आएगा फर्स्ट सेशन में यहीं से क्वेश्चन आएगा। सेकंड सेशन 1886 कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में। प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नारोजी, एंड उस समय डेलीगेट्स 434 नहीं है, इधर उधर होगा तो जरूरी नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ये बाई चांस ज़्यादा पॉइंट इसलिए दिखा दे रहे कि बाई चांस लिख देना, अगर याद आ जाए तो, नहीं भी याद आए तो मेरे पास तो 4-5 बंदूक तो पहले से ही रेडी है, बजूका भी है, ये सब भी, ठीक है। तो सेकंड सेशन 1886 कहाँ पे, कोलकाता में। प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी, बस खत्म। फर्स्ट सेशन भी सेकंड सेशन में जो क्वेश्चन आएगा इधर ही से आएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह क्या बोल रही है, बोल रही है टेंशन नहीं लेने का, डेली अब एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा रिवीजन क्वेश्चन वाला, ठीक है, जिसमें हम अब तुम पूरा प्रिपेयर करा देंगे, ऐसा कि 100 में से 100 लेके आ ही जाओगे। बस सब वीडियोस को एक बार देख लेना है, समझ लेना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, एंड जय भारत, जय हिंद।